Hello everyone, how are you all guys? होप सो यू ऑल गाइज आर फाइन। तो स्टूडेंट, आज हम अपनी जो वीडियो है हमारी यूजीसी नेट एजुकेशन के, उसमें जो नेक्स्ट मॉडल हम करेंगे वो रहेगा हमारा पर्ट मॉडल, जो कि बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में हमारे सीपीएम की फुल फॉर्म होती है क्रिटिकल पाथ मेथड, और आज जो हम करेंगे वो रहेगा पर्ट। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पर्ट? दैट इज़ प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। देखिए, नाम से ही क्लियर है कि ये जो मेथड है, ये जो मॉडल है, इसको हम प्लानिंग के लिए, कोऑर्डिनेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन किसकी प्लानिंग कोऑर्डिनेटिंग के लिए यूज़ करते हैं? लार्ज स्केल प्रोजेक्ट की। जैसे हम सीपीएम में क्या था, हम लार्ज स्केल प्रोजेक्ट को सीपीएम से हैंडल नहीं कर सकते थे। इसी तरीके से हम जो पर्ट का मॉडल यूज़ करते हैं, प्रोग्राम इवैल्यूएशन और जो रिव्यू टेक्निक है, उसे हम लार्ज स्केल प्रोजेक्ट की प्लानिंग करने के लिए, और प्लानिंग करने के बाद हर कंपोनेंट को, हर एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करने के लिए इस मॉडल का यूज़ करते हैं। ये जो मॉडल है ये हमारा डेवलप हुआ था 1950 के अंदर। कब आया था ये आया था भाई हमारा 1950 के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार ईयर से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये जो मॉडल है, इस मॉडल को हम एज अ रोड मैप यूज़ करते हैं। जैसे हम अगर मैप देखते हैं तो मैप में हमें हर चीज़ का, हर डायरेक्शन का, गूगल मैप यूज़ करते हैं, हर डायरेक्शन का पता चल जाता है। तो इसी तरीके से जब हम इस पर्ट मॉडल को एज अ प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको रोड मैप क्यों बोला गया है? क्योंकि जब हम इसको देखते हैं तो हमें डायरेक्ट ही पता चल जाता है, एक विजुअल डिपिक्शन मिल जाता है प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ का, क्या क्या एक्टिविटीज़ उस प्रोजेक्ट के अंदर होनी है, उन प्रोजेक्ट की में जो एक्टिविटी है उनकी सीक्वेंस क्या है। तो वो हमें देखने से ही इस मॉडल को पता चल जाता है, इसलिए हम इसको एज अ रोड मैप बोलते हैं। और इसको जो रोड मैप बोला गया था वो बोलने वाले थे हरोल्ड कर्ंज। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार ये भी पूछ ले भाई रोड मैप किसने इसको बोला है, तो इसको रोड मैप बोलने वाले हैं हरोल्ड कर्ंज। उन्होंने एक बुक लिखी थी अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को लेके, और उसमें ही उसने पर्ट को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था और बताया था कि जो पर्ट है वो एज अ रोड मैप यूज होता है। ये एक नेटवर्क डायग्राम है जहां से हमें विजुअल डिपिक्शन, जो मेजर एक्टिविटी प्रोजेक्ट के अंदर होने वाली हैं, उनकी पूरी डिटेल हम देख सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी पहले होंगी, और एक सीक्वेंस में जो एक्टिविटी होती है वो हम इजीली इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा जो ये है भाई, इसमें सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, वही जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ है उनको फाइंड आउट करते हैं। क्रिटिकल एक्टिविटीज़ को फाइंड आउट करने के बाद ये देखते हैं कि कौन सी एक्टिविटी पे डिपेंड करती है, और जब तक पहली एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो जाती हम नेक्स्ट एक्टिविटी इसके अंदर नहीं करते हैं। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें भी जो हमारा मेन एम होता है वो क्या होता है कि हम कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करें, टाइम और कॉस्ट हमारी कम लगे, और प्रोजेक्ट हमारा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है। तो ये मैंने बेसिक अपनी लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इनको, इन लाइंस को एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब भाई एक है कि जो पर्ट है ना, पर्ट के अंदर हम मोस्टली 3 टाइम यूज़ करते हैं। जस्ट वेट, 3 टाइम्स हम यूज़ करते हैं, तो उन टाइम को मैं एक्सप्लेन करूँगी पहले। बाकी इसमें कुछ रूल्स भी होते हैं, वो रूल्स भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम ये 3 टाइम देख लेते हैं क्या क्या टाइम है। एक होता है भाई ऑप्टिमिस्टिक टाइम, दूसरा होता है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, मोस्ट लाइकली टाइम, और थर्ड होता है पेसिमिस्टिक टाइम। देखिए, सबसे पहले ऑप्टिमिस्टिक टाइम को समझिए क्या होता है। ये वो लिस्ट टाइम है जो हम लेते हैं फॉर कंप्लीटिंग द एक्टिविटी विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी इंटरफेरेंस एंड विदाउट एनी ऑब्स्टेकल। जब भी हम किसी प्रोजेक्ट की एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी इंटरफेरेंस के, या फिर हम ये बोल दें बिना किसी ऑब्स्टेकल के, हम जब एक एक्टिविटी को कंप्लीट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट की किसी एक्टिविटी को, तो वो जो कम से कम टाइम हमारा लगा उस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में, वो होता है भाई हमारा ऑप्टिमिस्टिक टाइम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड होता है मोस्ट लाइकली टाइम।
मोस्ट लाइकली टाइम क्या होता है? मोस्ट लाइकली टाइम का मतलब होता है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एक्टिविटी अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज। देखिए ऑप्टिमिस्टिक टाइम में हमें जल्दी कंप्लीट करना है, लीस्ट टाइम लेना है और जब हम एक्टिविटी को कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट लाइकली टाइम में क्या करेंगे हम ये देखेंगे कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज के अंदर हमारा वो काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे मोस्ट लाइकली टाइम। और थर्ड जो है हमारा वो है पेसिमिस्टिक टाइम। पेसिमिस्टिक टाइम वो होता है कि जब हमारे सामने वर्स्ट कंडीशन आ जाए, बुरी कंडीशन आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए और उस टाइम पे भी हमें क्या करना है, प्रोजेक्ट को चलाना है। ठीक है, तो वो जो टाइम लगेगा वर्स्ट कंडीशन के अंदर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, वो होता है हमारा पेसिमिस्टिक टाइम। ठीक है, तो आई थिंक तीनों क्लियर हो गए होंगे। ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है? लोएस्ट टाइम पॉसिबल टू कंप्लीट अ एक्टिविटी। मोस्ट लाइकली टाइम क्या होता है? दिस इज द हाईली प्रोबेबल कंप्लीशन टाइम, मतलब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस हैं और उसमें हमें कितना टाइम लग रहा है। पेसिमिस्टिक टाइम होता है हाईएस्ट टाइम एक्टिविटी। अब इसको हाईएस्ट टाइम क्यों बोला गया? क्योंकि हमारे आगे ना वर्स्ट कंडीशन आ गई, प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई। तो अगर हम उस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को हैंडल करेंगे तो क्या एक्टिविटी को करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा? इसीलिए इसको बोला गया है पेसिमिस्टिक टाइम और हाईएस्ट टाइम। होप सो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हम करेंगे भाई वो रहेगा हमारा स्टेप क्या क्या होते हैं इसके। तो इसके कुछ बेसिक स्टेप होते हैं, वो अब हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है हमारा डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव किसका, जो भी एक्टिविटी जो भी प्रोजेक्ट हम अंडरटेक कर रहे हैं वहाँ पे हमारा उस प्रोजेक्ट को लेके ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले हम वो डिफाइन करेंगे। तो इट शुड बी डिफाइंड व्हाट हैज़ टू बी अचीव्ड, कि हमें अचीव क्या करना है, व्हाट इज एक्चुअली मीन एंड हाउ इट कैन बी नोन दैट इट हैज़ बीन अकम्प्लिश। हमें पता होना चाहिए कि हमें अचीव क्या करना है और उसको कैसे अचीव करना है। ठीक है, एंड अदर डिटेल ऑफ एक्टिविटी जो भी डिफाइन करेंगे हम ऑब्जेक्टिव को, तो हम उसमें जो भी एक्टिविटी हमें अंडरटेक करनी है उनकी डिटेल भी हम डिफाइन द ऑब्जेक्टिव्स के अंदर डालेंगे। अब सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। ये जो फेस है दिस फेस इज स्टार्टेड बाय स्प्लिटिंग द टोटल प्रोजेक्ट इनटू स्मॉलर प्रोजेक्ट। प्लानिंग में देखिए जो भी हमने यहाँ पे हमारा टोटल प्रोजेक्ट था, उस टोटल प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या हम स्मॉलर एक्टिविटी करेंगे, क्या क्या स्मॉलर प्रोजेक्ट हम अंडरटेक करेंगे, उनको हम देखते हैं। और ये जो स्मॉलर प्रोजेक्ट है उनको हम दोबारा डिवाइड कर देते हैं एक्टिविटीज़ के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ फोकस किस पे होता है, एक्टिविटीज़ पे होता है। और एक्टिविटीज़ को हम ये देखते हैं कि कितने टाइम पीरियड के अंदर एक एक्टिविटी कंप्लीट होती है। और ये भी ध्यान रखना है जब तक एक एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होती तो हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे शिफ्ट नहीं करेंगे। और विद इन द प्रोजेक्ट जब हम नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं तो एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम भी हम साथ में मेंशन करते हैं, वो अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगी। तो ये हमारा भाई सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप जो हमारा रहेगा वो रहेगा शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग में क्या करते हैं, इन शेड्यूलिंग वी प्रिपेयर ए टाइम चार्ट। हम एक टाइम चार्ट प्रिपेयर करेंगे जो क्या करेगा, हमें शो करेगा कि किसी भी एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम और फिनिश टाइम क्या होगा। ठीक है, और एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी से कैसे रिलेटेड होगी, मतलब इट शो द रिलेशनशिप टू द अदर एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड शो द स्टार्ट एंड फिनिश टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम क्या है, उसका फिनिश टाइम क्या है और एक्टिविटीज़ के बीच में रिलेशन क्या है। तो ये हम किससे समझेंगे, शेड्यूलिंग से समझेंगे। एंड द शेड्यूल मस्ट सजेस्ट द क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी विच रिक्वायर द स्पेशल अटेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीटेड इन टाइम। हम इसमें ये भी देखेंगे कि ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जिस पे हमें स्पेशल फोकस करना है और उनको स्पेशल फोकस देके कैसे हम विद इन टाइम के अंदर अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए समझने के लिए मैंने अपनी लैंग्वेज में भी यहाँ पे लिख दिया है, आपको मुश्किल नहीं होगा, आप इसको ईजिली समझ सकते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा भाई वो रहेगा हमारा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखिए शेड्यूलिंग कर लिया,
शेड्यूलिंग के बाद हम क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे रिसोर्सेज को। अब इसमें क्या होगा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में ये स्टेप हम परफॉर्म करते हैं टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। देखिए रिसोर्स क्या होता है, ये एक फिजिकल वेरिएबल होता है, जैसे कोई लेबर भी हो सकता है, कोई फाइनेंस इक्विपमेंट अगर हमें किसी काम के लिए लगाना है तो वो भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है जहाँ हमें काम करना है। तो इट विल इम्पोज अ लिमिटेशन ऑन टाइम फॉर द प्रोजेक्ट। यहाँ पे ये जो स्टेप है इसमें हम ये बोल सकते हैं कि एक तरह से टाइम को हम यहाँ पे लिमिट कर सकते हैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। मतलब कौन सा काम किसे करना है, कौन क्या करेगा, भाई इस पर्सन को क्या करना है, क्या इसको कौन सा फिजिकल रिसोर्सेज की इस पर्सन को नीड है, क्या इसे किसी फाइनेंशियल कोई इसको फाइनेंशियल नीड तो नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हम देखेंगे ये हम किसके अंदर देखेंगे, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर देखेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ठीक है, कंट्रोल करेंगे। और कंट्रोल किसको करेंगे, प्रोजेक्ट को करेंगे। तो ये फाइनल फेस होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, दैट इज कंट्रोलिंग। एंड द क्रिटिकल पार्ट मेथड फैसिलिटेट द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन टू आइडेंटिफाई द एरिया दैट आर टू बी द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। देखिए हमने सीपीएम भी पढ़ा था लास्ट में, उसमें भी हमने क्या किया था, कंट्रोलिंग करते हैं। तो कंट्रोल करना उन वेरिएबल्स को नेसेसरी है जो प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए हम यूज़ में लेके आ रहे हैं। तो उन सारे वेरिएबल्स को लास्ट में कंट्रोल भी हमें करना है। अब देखिए हम इसका एक बार डिफरेंस से पहले ना एक डायग्राम है, हम उसको समझ लेते हैं। और वो डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो एक्सपेक्टेड टाइम आपको जो कैलकुलेट करना है वो एक फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करने का। भाई जस्ट वेट, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि किसी भी एक्टिविटी का जो एक्सपेक्टेड टाइम है वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए, O प्लस 4M प्लस P और इसको डिवाइड करेंगे 6 से। अब देखिए यहाँ पे जो O है वो हमारा क्या है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम है। M क्या है, हमारा मोस्ट लाइकली टाइम है। और P क्या है, हमारा पेसिमिस्टिक टाइम है। और जब हमारे पास ये टाइम आ जाएगा तो हम डिवाइड कर देंगे इसको 6 से। अब जैसे सपोज हमारा O है 5 और M है 4, तो 4 4 जा 16 और P है हमारा 20, तो इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे। जो भी आंसर आएगा वो हमारा मोस्ट लाइकली टाइम होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि जो पर्ट है इट रिक्वायर द सर्टन टाइम टू एस्टिमेट टू बी एसोसिएटेड विद द कंप्लीशन ऑफ एवरी एक्टिविटी। पर्ट में हम कोई भी एक्टिविटी जब कंप्लीट करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम की नीड होती है और वो टाइम हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो कई बार आपसे ये फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको बेटे ध्यान रखना है। अब एक और चीज़ है भाई, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि पर्ट के अंदर हर एक एक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे सिंगल एरो से। ठीक है, हर एक एक्टिविटी को हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड द एरो साइन कांट बी रिप्रेजेंटेड मोर देन वंस इन ए नेटवर्क। कि अगर आपने एक एक्टिविटी के लिए एक बार एरो यूज़ कर लिया ना तो दोबारा आप किसी और एक्टिविटी के लिए या सेम एक्टिविटी के लिए, और एक्टिविटी के लिए तो देखो करेंगे, लेकिन सेम एक्टिविटी के लिए आप एरो दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। यह आपको याद रखना है। और आप नेक्स्ट एक्टिविटी पे कब शिफ्ट करेंगे, जैसे ए एक्टिविटी है ये और आप ए एक्टिविटी से बी पे गए, आप बी एक्टिविटी पे कब जाएंगे, जब आपकी ए एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है पर्ट के अंदर। अब देखिए, अब इसमें इवेंट होते हैं। इवेंट जैसे एरो तो मैंने बता दिया, इसमें कुछ इवेंट होते हैं और अलग अलग तरह के इवेंट होते हैं। मर्ज इवेंट होता है, बर्स्ट इवेंट होता है। तो हम उसको एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। एक बार देखना, हमारे पास इस तरीके से ये इवेंट होते हैं 1 2 और 3, इनको हम इवेंट बोलते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया, ये हमारा एरो है, ठीक है। और ये तीनों इवेंट किस इवेंट पे जाके ख़त्म हो रहे हैं, 4th पे। और फिर हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है डी। ये क्या थी, ए, ये क्या थी, बी और ये सी, और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट इवेंट है 5। अब इसको समझो डायग्राम से। देखिए
एन इवेंट विच रिप्रेजेंट द जॉइंट कंप्लीशन ऑफ मोर देन एक्टिविटी। अब देखो ये जो इवेंट है, ये 3 इवेंट है भाई, फर्स्ट सेकंड और 3, और ये जो तीनों इवेंट है ज्वाइन होके क्या कर रहे हैं, एक एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ज्वाइंट कंप्लीशन ऑफ मोर, एक एक्टिविटी को नहीं, मोर देन वन एक्टिविटी को। ठीक है, ये जो इवेंट है, ये जो ऐसे गोल मैंने लगाया ना, इनको इवेंट बोलते हैं। 1 2 3 यहाँ पे इवेंट है, और ये इवेंट मोर देन वन इवेंट है, और ज्वाइन होके ये क्या करते हैं, कंप्लीशन करते हैं एक से ज़्यादा एक्टिविटी की। यहाँ पे देखो ए एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, यहाँ पे हमारी बी एक्टिविटी कंप्लीट हो गई, और सी हो गई। और तीनों जब एक्टिविटी कंप्लीट होती है तो ये फिर से जाके एक इवेंट पे जाके रुक जाते हैं, वो है इवेंट हमारा 4। तो जब यहाँ से ये तीनों एक्टिविटी एक इवेंट पे जाके ज्वाइन हो जाते हैं तो भाई इसको हम बोलते हैं मर्ज इवेंट। क्या बोलते हैं इसको, मर्ज इवेंट। आई होप सो यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। अब ये एरो है, ये एक एक्टिविटी को शो करेगा। फर्स्ट एरो ए को शो किया, फिर बी को, और ये एक्टिविटी डी को शो कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फिर हम बात करते हैं बर्स्ट इवेंट की। मर्ज इवेंट क्लियर है। अब बर्स्ट इवेंट क्या होता है, हमारे पास एक इवेंट है 1, अब उसमें से भाई ये सेकंड इवेंट है 2, और यहाँ पे जो एक्टिविटी हमारी हुई वो रहेगी हमारी एक्टिविटी ए। ठीक है, इतना समझ आता है। अब यहाँ से इस इवेंट से एक्टिविटी जा रही है बी, फिर हमारी गई सी, ए ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, फिर हमारी गई डी। ठीक है, और इवेंट रहेगा 2 कंप्लीट हो चुका है, 3, और फिर 4, और फिर 5। ठीक है, तो अब देखो, अब कंडीशन बिल्कुल अपोजिट है, पहले वाले से मर्ज इवेंट से बिल्कुल अलग है। ये इवेंट है भाई, ये जो हमने एरो से डिनोट किया ये हमारी एक्टिविटी ए है। ठीक है, अब यहाँ से एक्टिविटी बी चली, यहाँ पे आपको एरो लगाना है इस तरीके से। ये एक्टिविटी बी है, सी है, डी है, और ये हर एक एक्टिविटी ना अलग अलग इवेंट पे जा रही हैं। लेकिन ये जो एक्टिविटी है ना, आप देखो एक ही इवेंट से निकल रही हैं, और कौन से इवेंट से निकल रही है, ये निकल रही है सेकेंड इवेंट से। तो एक इवेंट, अब इसको क्या बोलेंगे, इवेंट, एन इवेंट विच पोर्ट्रेज द इनिशिएशन ऑफ मोर देन वन एक्टिविटी। देखो एक से ज़्यादा एक्टिविटी है, और किसने किया, एक इवेंट ने पोर्ट्रे किया, अपने में से पोर्ट्रे किया एक से ज़्यादा एक्टिविटी को। अब एक से ज़्यादा एक्टिविटी एक इवेंट से निकली ना, तो भाई इसको हम बोल देते हैं बर्स्ट इवेंट। क्या बोलते हैं इसको, बर्स्ट इवेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है, कई बार आपसे डायग्राम से पूछ ले कि मर्ज इवेंट कौन सा है, बर्स्ट इवेंट कौन सा है, तो आप इसका आंसर बिल्कुल सही करेंगे। ठीक है, होप सो यहाँ तक भी समझ आ गया होगा। एक और डायग्राम मैं आपको कराती हूँ, जस्ट वेट। ये भी आपको समझ आना चाहिए कि जैसे आपको थोड़ा सा इसमें कई बार पूछ लिया जाता है ना बीच से क्वेश्चन। ये इवेंट है, सभी को पता है, ये इवेंट मैं बना रही हूँ अभी, 3 इवेंट मैंने बनाई, इनके बीच में जो एक्टिविटी हुई ए बी, और इसी तरह से 3 के बाद क्या आएगा भाई 4, 3 के बाद 4, फिर हमारा आएगा 5 इवेंट, और फिर हमारा आएगा 6 इवेंट। ए बी एक्टिविटी रहेगी सी और डी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो 2 इवेंट है वो कनेक्टेड हो रहे हैं बाय 2 एक्टिविटीज़। ठीक है, ये 2 इवेंट है और ये कनेक्टेड हो रहे हैं 2 एक्टिविटीज से। इसी तरह से ये इवेंट है और ये कनेक्टेड हो रहे हैं 2 एक्टिविटीज से। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि हमने कोई प्रोजेक्ट मैनेज करना है। उस प्रोजेक्ट में हमने 4 एक्टिविटी की, एक्टिविटी ए बी सी और डी। ठीक है, एक्टिविटी ए में हम क्या करते हैं, डिलीवरी करते हैं भाई न्यू मशीन्स की। लिसन इट केयरफुली। ए एक्टिविटी में हमने क्या किया, डिलीवरी की न्यू मशीन की। बी एक्टिविटी में हमने क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया मशीन्स को। भाई देखो डिलीवरी हुई हमारी कंपनी के अंदर, किसकी हुई डिलीवरी, मशीन्स की हुई, तो अब हमने उनको इंस्टॉल कर दिया उन मशीन्स को।
थर्ड एक्टिविटी में हमने क्या किया कि जो पुरानी मशीन थी ना, जो एग्जिस्ट कर रही थी हमारी कंपनी के अंदर, अब हमने सी पार्ट पे जाके उन पुरानी मशीन्स को रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद हमने उसको क्या कर दिया, डिस्पोज कर दिया। अगर हम देखें तो देखो एक्टिविटी तो इसी तरीके से चलेगी कि डिलीवरी हुई न्यू मशीन्स की, फिर सेकंड स्टेप में, सेकंड एक्टिविटी में हमने उनको इंस्टॉल कर दिया, थर्ड में जो एग्जिस्टिंग मशीन थी कंपनी के अंदर उनको रिमूव कर दिया, और डी में जो पुरानी मशीन थी भाई उनको डिस्पोज कर दिया। 4 एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। देखो वैसे तो ये सीक्वेंस वाइज एक्टिविटी ऐसे ही चलनी थी कि ए और बी को परफॉर्म होना था सीरियसली, फिर उसके बाद और सी और डी को भी फिर सीरियली परफॉर्म करना था, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली आप सोच के देखिए, अगर आप पहले एक्टिविटी डी कर दें, एक्टिविटी डी, ये सेट बना दिया भाई, ये सेट 1 है और ये सेट 2 है, तो अगर आप एक्टिविटी डी करते हैं सेट 2 की, वो आप कब परफॉर्म कर पाएंगे? जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा, जब तक बी एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी, तो क्या आप ये कर पाएंगे? जब तक आपके पास नई मशीन की इंस्टॉलमेंट नहीं होगी, तो क्या आप पुरानी मशीन को डिस्पोज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सपोज आपने पुरानी मशीन को डिस्पोज कर दिया और जो नई मशीन है उनकी डिलीवरी ना हो, तो वहाँ पे तो प्रोजेक्ट में क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डमी लाइन बनाते हैं बिटवीन नोड 2 एंड नोड 5। इस तरीके से एक डमी लाइन आती है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डमी लाइन बोलते हैं, जो हम ड्रॉ करेंगे 2 और 5 के बीच में, और ये इंडिकेट करेगा कि जो एक्टिविटी डी है ना, सपोज आपको ऐसे मिल जाए डायग्राम में, तो इससे आपको घबराना नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये हमने डॉटेड लाइन बनाई है ना, इसको हम डमी लाइन बोलते हैं। और ये डमी लाइन क्या डिनोट कर रही है कि जो हमारी ये डी एक्टिविटी होगी, ये तभी होगी जब हमारी सेकंड एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी होगी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहले हम डी एक्टिविटी करें और बी को छोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। पहले इंस्टॉलमेंट होगी मशीन की, तभी आप पुरानी मशीन को डिस्पोज करोगे। तो ये अगर आपको डायग्राम दे दे और डायग्राम में आपसे डॉटेड लाइन में पूछ लिया जाए, तो वही ये हमारी डमी लाइन है, और डमी लाइन यही शो करेगी कि डी एक्टिविटी हम कंप्लीट करेंगे जब हमारी बी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। तो आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर मैं आपको बना देती हूँ, ये भी आपको ध्यान रखना है। सॉरी भाई, ये जो पेन है ना, ये अच्छे से काम नहीं कर रहा मेरा। बी से हमारा क्या निकला, एक बार एक डायग्राम से हम क्लियर कर लेंगे सारी ही चीज़ें। डी और ई, इसको एफ, और यहाँ से निकला जी, और ये तीनों आके रुके, तीनों की अलग अलग एरो आपने बनानी है, और ये एच। तो ये एक डायग्राम से समझो, ये एक स्ट्रक्चर है पर्ट चार्ट का। ये क्या है, पर्ट चार्ट है, जिससे एक से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या क्या है। अब देखो, ए इवेंट है, जो ये गोल बनाएंगे ना भाई, ये इवेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इवेंट ए क्या है, हमारा टेल इवेंट है, ठीक है। देखो इसकी तरफ टेल है ना, पीछे एरो तो इधर है, तो ये टेल इवेंट है, और बी हमारा हेड इवेंट है। एक तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ए टेल इवेंट है क्योंकि इसकी टेल है इधर और इसका एरो बी की तरफ है, तो बी हमारा हेड इवेंट है, ठीक है। अब बी हेड इवेंट के साथ साथ और क्या है, मैंने लास्ट में भी आपको बताया था, ये एक बर्स्ट इवेंट भी है, क्योंकि देखो इससे एक्टिविटी सी भी निकल रही है, एफ भी निकल रही है और डी भी निकल रही है। तो एक इवेंट से जब एक्टिविटी 3 एक्टिविटी निकल जाती है, तो उस इवेंट को बर्स्ट इवेंट भी बोलते हैं। तो बी हमारा बर्स्ट इवेंट भी है और बी हमारा हेड इवेंट भी है। अब देखो, अब इनसे जो फर्दर एक्टिविटी निकली, ई, एफ और जी, वो तीनों एक ही एक्टिविटी में जाके मर्ज हो गई, तो वो एक्टिविटी है हमारी एच। तो एच यहाँ पे क्योंकि 3 एक्टिविटी एक के अंदर मर्ज है, तो वो हमारा क्या है, मर्ज इवेंट है। तो ये डायग्राम था भाई, जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। 1-2 इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं सीपीएम और पर्ट के अंदर।
CPM क्या है? स्टैटिस्टिकल टेक्निक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन विच प्लानिंग, शेड्यूलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, हम ये स्टेप थे वो पढ़ चुके हैं। स्टैटिस्टिकल टेक्निक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक में स्टेप क्या क्या थे? प्लानिंग, शेड्यूलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, और यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी हम करते थे। ये एक मेथड है जिसमें हम कंट्रोल करते हैं कॉस्ट को और टाइम को, एंड फोकस मोर ऑन कॉस्ट, टाइम एंड टाइम शॉर्टनिंग। और ये एक टेक्निक है, यहाँ पे भी हम कंट्रोल करते हैं टाइम को, और ये क्वालिटी कंट्रोल की बात भी करता है कि क्वालिटी पे हमें फोकस करना है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं? अप्रोक्सीमेट टाइम को लेके चलते हैं। यहाँ पे जो टाइम बताते हैं हम वो एग्जैक्ट बताने की कोशिश करते हैं, 3 डेज लगेंगे, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? अप्रोक्सीमेट टाइम लेते हैं। पर्ट हमारा फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार आपने CPM का नेटवर्क डायग्राम बना दिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दी, तो वो रिजिड मेथड है। सपोज आपको कुछ चेंजेस करने पड़ गए, और अगर आपके पास थोड़ा सा लंबा प्रोजेक्ट आ गया, थोड़ा बल्कि लेंथी प्रोजेक्ट आ गया, तो आपको नेटवर्क प्रोजेक्ट को हैंडल करना ही काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप नेटवर्क डायग्राम में चेंजेस करोगे तो पूरा डायग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी खराब हो जाएगी और हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस मैंने करवाए हैं भाई, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। एक दो और हैं। इट इज़ ए अलाइन टू वर्ड एक्टिविटी, ये एक्टिविटी ओरिएंटेड है और छोटे मोटे टास्क और एक्टिविटी पे ये फोकस करता है। देखिए एक्टिविटी ओरिएंटेड तो ये भी है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फोकस ही एक्टिविटी पे है, लेकिन यहाँ पे फोकस इवेंट पे है। ठीक है, और जो इवेंट ओरिएंटेड है ना, वो छोटी चीज़ों पे नहीं, बड़ी चीज़ों पर फोकस करता है। ठीक है, इट इज़ अ मेथड दैट इज इवोल्व्ड एज ए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। जैसे छोटा मोटा घर अगर आपको बनाना है, छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन आपको करनी है, तो आप उसके लिए CPM लेके चलते हैं, और बड़ा जो रिसर्च डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आपको बनाना है उसके लिए आप PERT लेके चलते हैं। ये डिटर्मिनिस्टिक है नेचर में। जैसे हम ये बोलें रिजिड क्यों है कि भाई अगर कोई प्रोजेक्ट आपने CPM के थ्रू हैंडल किया ना, और आप सोच रहे हैं उसमें हफ्ता लगना चाहिए, तो भाई उसमें हफ्ता ही लगना चाहिए, 1 वीक में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, रिजिड है ये। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिस्टिक टाइम लेके हम चलते हैं, प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं कि अप्रोक्सीमेट इतने डेज के अंदर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। 3 टाइम्स होते हैं। देखिए ये इधर लेके आना, आपको ये इधर लेके आना है। अभी 3 टाइम की बात की थी हमने PERT के अंदर, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक टाइम। और यहाँ पे सिर्फ एक टाइम होता है, वो होता है एस्टिमेट टाइम CPM के अंदर। ठीक है, CPM में क्या है? इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर ए रीजनेबल एस्टिमेट, नॉट टाइम बाउंडेड, फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम। यहाँ पे क्या होता है? दिस टेक्निक इज बेस्ट सूटेड फॉर ए हाई प्रिसीजन एस्टिमेट एंड रिजिड टाइम। ठीक है, टाइम को लेके ये रिजिड है। इट इन्वॉल्व द जॉब ऑफ द रिपीटेटिव नेचर एंड इट इज़ यूज्ड वेयर द नेचर ऑफ द जॉब इज नॉन रिपीटेटिव। देर इज़ अ डिमार्केशन बिटवीन क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी, हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिमार्केशन नहीं करते हम एक्टिविटीज़ के बीच में। इट कैन बी यूज फॉर नॉन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए CPM यूज़ होता है, और रिसर्च और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के लिए PERT यूज़ होता है। ये डिडक्टिव है नेचर में। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है भाई, जो CPM है वो डिडक्टिव है। यहाँ पे हम किसी जनरल से पर्टिकुलर चीज़ को निकालते हैं, और यहाँ इंडक्टिव है नेचर में, किसी पर्टिकुलर से हम जनरल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डिफरेंस से कि कौन से का नेचर कैसा है। तो भाई CPM डिडक्टिव है नेचर में। डिडक्टिव में हम कहाँ से चलते हैं? जनरल टू पर्टिकुलर। और हमारा PERT क्या है? इंडक्टिव है नेचर में। और PERT में हम कहाँ से कहाँ चलते हैं? हम चलते हैं पर्टिकुलर से जनरल की तरफ। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे PERT हमारा कंप्लीट होता है। होप सो PERT सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो यू कैन पुट डाउन योर क्वेरी इन कमेंट बॉक्स, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। और जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा SWOT एनालिसिस। जल्द ही हम उसकी वीडियो भी लेके आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।